ओके, तो हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले मुझे बताओ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो लास्ट क्लास में करी थी, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर मैपिंग बोलने के लिए कौन सी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करानी चाहिए? ठीक, 2 कंडीशंस थी हमारे पास। वो थी कि अगर मेरे पास वेक्टर V है एंड देयर इज़ अनदर वेक्टर W, ओके, कोई 2 वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द फील्ड A, ओके, तो इसकी मैपिंग, जो इसकी मैपिंग है TV2W, उसको हम लीनियर मैपिंग बोलेंगे जब T अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू T अल्फा प्लस T बीटा, एंड द सेकंड थिंग इज C of alpha is equals to CT अल्फा। वो क्या होती है? लीनियर मैपिंग हो जाती है। यहाँ से एक कंडीशन निकाली थी हमने कि अगर हम C इज इक्वल्स टू 0 को पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? T0 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला था कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हर लीनियर मैपिंग जीरो वेक्टर से जीरो वेक्टर पे मैप होती है। यानी कि यहाँ से हमने बोला था दैट एवरी लीनियर मैपिंग टेक्स जीरो वेक्टर इनटू जीरो वेक्टर। ठीक, अगर ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उस टाइम पे हम उसको क्या नहीं बोलेंगे? वो लीनियर मैपिंग नहीं होगी। ओके, अंडरस्टूड? ओके, Yes, अभी देखो मैट्रिसेस एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मैट्रिसेस एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हम मैट्रिसेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो मैट्रिसेस कैसे फॉर्म होती होंगी बाय द हेल्प ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? उसके लिए देखिए कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है दैट इज ऑफ m क्रॉस n की, ठीक, मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, तो कोई भी मैट्रिक्स पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा होता है? लेट्स से मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T, ठीक, तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है वो है T r पावर n टू r पावर m, which is defined by like TAU is equals to AU, ओके, जहां पर जो U है, U क्या है? U बिलोंग करेगा r पावर n में से, इसमें से, ठीक, तो A क्या है? ये मेरी एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, तो U क्या है? n क्रॉस 1 का एक वेक्टर है, ठीक, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? जो रिजल्टेंट मिलेगा इनके मल्टीप्लिकेशन से वो क्या होगा? m क्रॉस 1 का कोई वेक्टर होगा, तो किस में बिलोंग कर रहा होगा? r पावर m में। ओके, तो अगर हम मैट्रिक्स मैपिंग की बात करें तो मैट्रिक्स मैपिंग इस तरीके से डिफाइन हुई होती है टी ए यू यानी कि हर वेक्टर जो यहाँ से ले रहे हैं यहाँ मैपिंग करेगा, तो उन वेक्टर्स को हम जब मैट्रिक्स की फॉर्मेट में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स फॉर्म कर जाएंगे। ठीक, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो मैट्रिक्स मैपिंग का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है एक लीनियर मैपिंग का। वो कॉन्सेप्ट अभी हम बाद में भी देखेंगे कि किसी भी लीनियर मैपिंग को एज एन मैट्रिक्स फॉर्मेट में आप कैसे लिख सकते हो। ठीक, तो ये क्या हो गई? मेरी मैट्रिक्स मैपिंग हो गई। उसकी एक जनरल चीज हो गई कि मैट्रिक्स मैपिंग कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो एक और चीज देखो, हमारे पास है कर्नेल ऑफ टी या फिर बोलो नल स्पेस ऑफ टी। किसी को कोई प्रायर इंफॉर्मेशन है इसके बारे में कि कर्नल और अगर नल स्पेस से कोई आइडिया लग रहा हो कि ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल और नल स्पेस जो होता है वो क्या होता है? कोई भी आइडिया हो? मैम ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था कर्नल जो इटसेल्फ से आइडेंटिटी मतलब मैपिंग होती है वो कहलाता है कर्नल। ओके, सारे एलिमेंट की मैपिंग एक से ही होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट से होती है, तो वो कर्नल कहलाता है। इंजेक्टिव हो। यस मैम, इंजेक्टिव है। हाँ, सही है आप बिल्कुल। यहाँ पर इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, अगर मेरे पास टी वी टू यू एक लीनियर मैपिंग है ना, एक लीनियर मैपिंग है, तो इसका कर्नेल ऑफ टी क्या होगा? इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन V that map into the zero vector in U। okay? ये वो सारे एलिमेंट जो कि V में हैं, उन सारे एलिमेंट्स का सेट होता है, V के उन सारे एलिमेंट्स का सेट जो कि U के जीरो वेक्टर पे मैप कर रहे होंगे। यानी कि अगर मैं इसको एक फॉर्मेट में लिखूं तो मेरा कैर ऑफ क्या हो जाएगा? वो वेक्टर V के, वो सारे वेक्टर जो कि V में बिलोंग कर रहे हैं,
जो कि 0 पे मैप कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स इन V which are mapping to 0, वो मेरा क्या हो जाता है, कर्नल ऑफ T, और या फिर आप बोल लो नल स्पेस ऑफ, ओके। जो इन्होंने मेंशन किया वो चीज ये थी कि अगर ये जो मैपिंग है वो 1-1 मैपिंग होगी, मैपिंग इज 1-1 मैपिंग if and only if where T is equals to 0, ओके। अगर मेरा cat is equals to 0 हुआ तो हम क्या बोलेंगे उसे, 1-1 मैपिंग। अब कोई मुझे ये बताएगा ऐसा क्यों बोलेंगे हम, अगर मेरा cat 0 है तो हमने उसको बोल दिया कि ये 1-1 मैपिंग होगा, क्यों होगा? हम उसमें एक ही एलिमेंट रहेगा ना, हाँ, एक ही एलिमेंट रहेगा, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि अगर सारी T मैपिंग मेरा, एक में ही जाएगी। हाँ T मेरा 1-1 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो T 0 is equals to 0 मैपिंग है, यहाँ से क्या पता चला कि 0 is the only pre image of 0, ओके। यहाँ से क्या हुआ, एक ही वेक्टर फॉर्म करेगा यहाँ पर 0, इट इज द ओनली प्री इमेज, तो कैरेटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, इट इज एन इंजेक्टिव, और इट इज इंजेक्टिव, और यू कैन से कि ये क्या है, 1-1 मैपिंग। केयर ऑफ टी क्या था, हमारे लिए काफी इजी था कि मेरे पास वो सारे वेक्टर्स जो कि 0 पे मैप करें, उन सारे वेक्टर्स का जो सेट होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, नल स्पेस ऑफ टी, और या फिर बोले आप कर्नल ऑफ टी, ओके। इसी तरीके से आप ले लो इमेज ऑफ अ लीनियर मैपिंग। अगर हम बात करें इमेज ऑफ लीनियर मैपिंग, या फिर हम इसको रेंज भी बोलते हैं, रेंज ऑफ टी, ओके। ये क्या होगी, इमेज ऑफ लीनियर मैपिंग में देखो, अगर मेरे पास ये लीनियर मैपिंग है, इमेज क्या हो जाएंगी, इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वी के एलिमेंट्स की इमेज है, जो अंडर मैपिंग टी यू में लाई करेगी। बेसिकली जब हम मैप करेंगे मेरे पास क्या होंगी, सारे वी के एलिमेंट्स की इमेज, वो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल दोज इमेजेस, सेट ऑफ ऑल दोज इमेज वेक्टर्स क्या हो जाएगी मेरी, इमेज ऑफ टी, और इसको आप बोलेंगे रेंज ऑफ। बेसिकली इमेज ऑफ दिस लीनियर मैपिंग इज इक्वल्स टू यू के वो सारे वेक्टर, यू के वो सारे वेक्टर फॉर देम देयर एग्जिस्ट v belong to v और which v is equals to u, ओके। यानी कि सेट ऑफ ऑल इमेज वेक्टर्स, v के वो सारे वेक्टर जो जिस भी वेक्टर पे मैप कर रहे होंगे, उन सारे वेक्टर्स का सेट मेरा हो जाएगा इमेज ऑफ लीनियर मैपिंग, ओके। तो यहाँ से मेरे पास इमेज पता चल गई, मुझे कर्नल ऑफ टी पता चल गई, क्या होते हैं कर्नल, क्या होती है इमेज। अभी मुझे ये बताओ कि जो कैरिटी है, ओके, कैरिटी किससे आ रहा है, कैरिटी मेरे पास क्या है, डोमेन मेरे पास ये है, लाइक मेरे पास ये मैपिंग है, ओके। तो अगर मैं इसको ऐसे फॉर्म करूं, ये मेरा क्या है, लेट्स से ये मेरा वी वेक्टर है, ओके, और ये मेरा दूसरा यू वेक्टर है, ओके। मैपिंग कैसे जा रही है, मैपिंग ऐसे है, दिस इज द मैपिंग टी, और ये मेरा वी वेक्टर स्पेस है, ये मेरा यू वेक्टर स्पेस है, ओके। तो अभी ये क्या है, ये क्या होगी, ये डोमेन होगा, और ये क्या होगा, रेंज होगा, रेंज होगा, जो भी सारी रेंज वेक्टर्स होंगे वो इसी में लाई कर रहे होंगे, सारी रेंजेस इसी के अंदर होंगी। अभी आप देखो इसमें जो रेंज होगी वो क्या होगी, वो सारे वेक्टर v के यहाँ मैप कर रहे होंगे, ये होगी इसकी रेंज, ओके। ये क्या होगी, इसकी रेंज होगी, और रेंज किस में लाई करेगी, u वेक्टर स्पेस में लाई करेगी। कैरिटी कहाँ लाई करेगा, कैरिटी क्या होता है, कैरिटी होता है v के वो सारे वेक्टर्स के 0 पे मैप कर रहे हो। अगर मैं ये मेरा पूरा डोमेन है तो इसके अंदर कैरिटी लाई करेगा हेयर, ओके। ये होगा मेरा कर्नल, ये है सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स जो कि 0 पे मैप कर रहे हो। तो ये थोड़ा क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए कि कर्नल जो होता है वेक्टर स्पेस v में लाई करता है, और जो रेंज होती है वो हमेशा वेक्टर स्पेस u में लाई करती है, ओके, अंडरस्टूड, यस मैम। ओके। एक बात बताइए, तो हमारे पास ये कैरिटी है और मेरे पास एक इमेज ऑफ टी है, या फिर आप उसको रेंज ऑफ टी बोल लो। अगर मेरे पास कैरिटी है एंड रेंज ऑफ टी है, इमेज ऑफ टी है, तो क्या ये v और u के सबस्पेस फॉर्म करेंगे या नहीं, कैरिटी इसमें लाई कर रहा है, u इसमें लाई कर रहा है, क्या ये कैरिटी और इमेज ऑफ टी जो है वो सबस्पेस फॉर्म करेंगे इनके करस्पॉन्डिंग,
लाइक मैम करना चाहिए अगर 1-1 होगी मैपिंग तो। करना चाहिए। अब कैसे करेंगे वो आप इजीली चेक कर सकते हो। तो अगर मैं इमेज ऑफ टी की बात करूं, इमेज ऑफ टी की बात करूं, यहाँ से देख लो, अगर मेरे पास क्या है, t0 इज इक्वल्स टू 0 है, ये मैपिंग है। ओके, सिमिलरली मेरे पास क्या होंगी, दो और मैपिंग्स होंगी, tu और tv वेक्टर्स होंगे, ओके, रेंज स्पेस ऑफ टी में या कि इमेज स्पेस ऑफ टी में लाई कर रहे होंगे। ओके, अब इन वेक्टर्स का एडिशन करूं, वो भी सेटिस्फाई होगा। अगर इनका t ऑफ cu करके देखूं, कि c ऑफ tu, वो भी सेटिस्फाई करेगा, वो भी r ऑफ t में लाई करेगा। बेसिकली यही तो मेरे पास तीन कंडीशंस होती हैं सबस्पेस चेक करने के लिए, कि सम सेटिस्फाई करे, मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करे और जीरो वेक्टर सेटिस्फाई करे, राइट। अभी इसी तरीके से आप कैटी का देख लो, कि अगर मेरे पास कैटी है तो कैटी में ये तो होता ही है कि t0 इज इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, अगर कोई दो वेक्टर्स हैं u और v जो कि कैटी में लाई करेंगे, यानी कि उनकी मैपिंग 0 पे हो रही है, तो उनका अगर हम एडिशन देखें tu प्लस v, तो वो क्या हो जाएगा, tu प्लस tv। अब ये जो वेक्टर्स हैं वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, कैटी में। इन सबकी मैपिंग क्या होगी, 0 होगी, तो 0 प्लस 0 0। तो और ये 0 किस में बिलोंग कर रहा है, कैटी में बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली टी ऑफ सी यू देखो, सी ऑफ टी यू हो जाएगा, क्योंकि टी यू क्या है, टी यू क्या हो जाएगा, यू में, यू जो वेक्टर है वो कैटी में बिलोंग कर रहा है, तो ये भी सी इंटू 0 हो जाएगा, दैट इज 0, ये कैटी में बिलोंग कर रहा है। ओके, तो छोटी सी कैलकुलेशन थी जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि ये जो कैरिटी और इमेज ऑफ टी होते हैं, क्या बोला मैंने, जो कैरिटी और इमेज ऑफ टी होते हैं, ओके, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। ये नोट पॉइंट है कि अगर टी वी टू यू से एक लीनियर मैपिंग है, ओके, देन कैरिटी इज अ सबस्पेस ऑफ V and image of T is सबस्पेस ऑफ U। अंडरस्टूड। आपको बस एक छोटी सी कंडीशन चेक करनी थी, जो भी हमारे पास सबस्पेस की कंडीशंस होती हैं, क्या वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं। अगर वो फुलफिल हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सबस्पेस फॉर्म कर जाएंगे वहां पर। ओके, अब इसी के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन देखिए। अगर मैं बोलूं मेरे पास कुछ मैपिंग है जो कि ऐसे है टी विच इज गोइंग ऑन आर क्यूब, ओके, और जो मैपिंग है वो ऐसे डिफाइंड है दैट टी x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 plus x2 plus x3, let's say 2x1 plus x2 plus 2x3 and x1 plus 2x2 plus x3। ओके, मैपिंग डिफाइंड है वो इस तरीके से है, यहाँ पर x1 x2 x3 जो है वो आर क्यूब में लाई कर रहे हैं। ओके, अब आप पहले तो ये बताइए कि क्या जो टी है वो लीनियर मैपिंग है या नहीं है, और अगर लीनियर मैपिंग है तो उसका कैरिटी, लेट्स से इमेज ऑफ टी, एक ही क्वेश्चन में हम सारा कुछ अप्लाई करने का सोचते हैं जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डायमेंशन ऑफ कैरिटी कैसे निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी क्या होगा, और मुझे ये भी जानना है लेट्स से कि क्या ये जो मैपिंग है वो 1-1 होगी या नहीं होगी। ओके, तो अगर मुझे ये सारी चीजें पता करनी है तो पहला तो सवाल मेरा ये आता है कि क्या ये लीनियर मैपिंग है या नहीं है। तो मुझे बताओगे क्या ये लीनियर मैपिंग फॉर्म करेगी या नहीं। हेलो, हेलो, एक मिनट में सॉल्व कर रहे हैं। या श्योर। यस मैम, ये लीनियर में फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये लीनियर मैपिंग फॉर्म कर रही है। आपको क्या करना था लीनियर मैपिंग के लिए,
आपको कोई दो वेक्टर कंसिडर करने थे, ओके, और उनमें लीनियर मैपिंग की जो प्रॉपर्टी थी जो मैंने शुरुआत में ही लिखी थी, वो दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों कंडीशन चेक कर लेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर रही हैं तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर मैपिंग फॉर्म कर जाएगी। ओके, लीनियर मैपिंग आपने चेक कर ली। अगर आपको इसका पैरिटी निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? पैरिटी कैसे डिफाइन किया था हमने? पैरिटी था द सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि 0 पे मैप कर रहे हैं। ओके, बेसिकली लेट्स से कि x मेरा वेक्टर है सच दैट उनकी मैपिंग क्या हो, 0 पे मैप कर रहे हो। ओके, मुझे ये है जो मेरा कैरिटी है, तो आप इसको कैसे निकालोगे? यानी कि t x1 x2 x3 एस पे मैप कर रहा हो 0 पे, यानी कि 0 0 0 के इक्वल हो, 0 पे मैप कर रहा हो तो वो हो जाएगा कैरिटी। आप क्या करोगे, ये मेरी मैपिंग है कैरिटी के लिए फाइंड आउट करने के लिए। तो ये क्या है, हमने क्या करना है कि इन सबको हमने बोल दिया कि ये जो है वो 0 पे मैप कर रहे हैं, यानी कि ये जो तीनों इक्वेशन है दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 दिस इज इक्वल्स टू 0, 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड x1 plus 2x2 plus x3 this is equals to 0। बेसिकली मुझे ये तीन इक्वेशन सॉल्व करनी है और इनसे सॉल्व होके जो भी x1 x2 x3 की वैल्यू आएगी उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट देखना है। जो भी वेक्टर्स फॉर्म होंगे वो मेरे क्या हो जाएंगे, कैरिटी वेक्टर्स हो जाएंगे जो कि 0 पे मैप कर रहे हैं। ओके, तो इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है। x2 is equal to 0 and x1 is equal to minus x3. ओके, आया x2 is equals to 0 and x1 is equal to minus x3. x1 is equals to minus x3 माइनस x3। ओके, तो अगर मैं x1 को k मान लूं और लेट्स से x3 क्या हो जाएगा, माइनस k हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्मेट में लिखूं लेट्स से, तो x1 x2 x3 क्या हो गया, x1 x2 x3 जो है वो है k 0 माइनस k, k को मैंने बाहर लिया जो कि कांस्टेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म, दैट इज 1 0 माइनस 1। ये क्या आ गया, मेरा कैरिटी का वेक्टर आ गया। ओके, तो मेरे पास कैरिटी जो आया वो क्या आया, मेरे पास कैरिटी आया 1 0 minus 1, ओके, वेयर k is belonging to R। ओके, अब बताइए कैरिटी में कितने वेक्टर हैं? Infinite. कैरिटी में एक ही वेक्टर है। कैरिटी के लिए मेरे पास कितने वेक्टर है, एक ही तो आई, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी कैरिटी की, 1 होगी, 1 हो जाएगी। सिंपल था निकालना। लेकिन k आर्बिट्ररी है ना, हाँ, k आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ऐसे तो k की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो आर्बिट्रेरी वेक्टर हो गया ना, फिर वेक्टर तो मेरे पास एक ही है ना, 1 0 माइनस 1 का ही तो वेक्टर है। यहाँ पे डायमेंशन, कैरिटी निकालना क्या था, काफी इजी था। कैरिटी को आपके लिए क्या, कैरिटी के लिए आपको क्या करना था, जो भी आपको मैपिंग दे रखी हो उसको 0 0 0 के इक्वल करके करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर दो। ओके, उससे आपको जो भी वेक्टर मिले वो आपका कैरिटी वेक्टर हो जाएगा और डायमेंशन ऑफ कैरिटी भी निकल आएगी। डायमेंशन ऑफ कैरिटी हो जाएगी यहाँ पे 1। ओके, अभी दे बताओ कि अगर इसकी कैरिटी, कैरिटी जो आया मेरे पास, कर्नल जो आया वो 1 आया, डायमेंशन 1 आई, तो क्या ये 1 1 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? कैरिटी मेरे पास क्या है, तो रिजल्ट आया उसके करस्पॉन्डिंग बताइए। ये 1 1 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि k की अलग अलग वैल्यूज के लिए वो 0 को मैप तो कर रहा है। 1 1 होने के लिए कैरिटी इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था। ओके, कैरिटी इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास कैरिटी इज इक्वल्स टू 0 नहीं है, कैरिटी इज नॉट इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे। ओके, ये क्या है, ये जो लीनियर मैपिंग है वो 1 1 नहीं होगी, दिस इज नॉट 1 1। ओके, तो मेरा पास ये भी सॉल्व हो गया, ये जो लीनियर मैपिंग है वो 1 1 नहीं है। ओके, अभी आप इमेज ऑफ टी की बात करो, तो अगर आपको इमेज स्पेस ऑफ टी निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे?
इमेज स्पेस ऑफ टी किस तरीके से डिफाइन किया था? वो सब यू जो जिसके लिए हम्म, वी में एलिमेंट है जो कि यू को मैप करता है। मैप कर रहे हैं बेसिकली। ओके, मेरे पास अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या है, मतलब इमेज ऑफ टी हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए आप एक चीज देखिए कि अगर मेरे पास लेट्स से कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं जो कि बी द बेसिस ऑफ डोमेन स्पेस आर क्यूब, डोमेन स्पेस आर क्यूब। मैंने ये मान लिया कि ये जो डोमेन स्पेस है इसके बेसिस जो हैं वो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 हैं। और ये जो बेसिस है अगर मैं इनकी मैपिंग करूंगी, वो मैपिंग कैसे होगी? इमेज ऑफ टी जो होगा वो क्या होगा? लीनियर स्पैन होगा टी अल्फा 1, टी अल्फा 2, टी अल्फा 3 वेक्टर का। ठीक है, वो इनका लीनियर स्पैन होगा। ओके, तो यहाँ से आप देखो कि ये क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इमेज वेक्टर्स हैं। ओके, तो बेसिकली आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि जो टी ऑफ एक्स है वो मेरे पास क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3, 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस x1 प्लस 2x2 प्लस x3। यहाँ से अगर मैं इसको x1 के सारे को x1 को कॉमन लूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 1 प्लस x2 को कॉमन लूं तो ये हो जाएगा 1 1 2, x3 को कॉमन लूं तो ये क्या हो जाएगा 1 2 1। ओके, ओके, अभी हम मान लेते हैं कि E1, E2, E3 मेरे पास जो क्या है वो स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस हैं आर क्यूब के। इन स्टैंडर्ड बेसिस के लिए टी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, 1 2 1 हो जाएगा। टी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। और टी ऑफ E3 क्या हो जाएगा, 1 2 1 हो जाएगा। ये समझ में आया? हमने स्टैंडर्ड बेसिस के करेस्पॉन्डिंग उनको स्पैन करा दिया और फिर उसके बाद क्या किया, उनको इस फॉर्मेट में लिख दिया कि इनकी जो इमेजेस हैं वो इस तरीके इसके रिस्पेक्ट में फॉर्म होंगी। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गए, ये मेरे पास इमेज वेक्टर्स आ गए। ओके, हमने क्या बोला था कि जो T1, T2, T3 है ये क्या है, ये फॉर्म कर जाएगा क्या, स्पैनिंग सेट ऑफ इमेज ऑफ टी। ओके, ये जो है T1, T2 और T3 ये क्या फॉर्म कर जाएंगे, दिस इज द स्पैनिंग सेट ऑफ इमेज ऑफ टी। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो दो वेक्टर्स हैं दिस इज 1 2 1 एंड दिस इज आल्सो 1 2 1, यानी कि Te1 और Te3 क्या है, दोनों इक्वल है। ओके, तो अगर यहाँ से ये दोनों इक्वल है तो हम इन दोनों में से कोई एक ही कंसिडर करेंगे क्योंकि दूसरे का कोई मतलब है नहीं। बेसिकली इमेज ऑफ टी क्योंकि इक्वल है तो ये किसके स्पैन, लीनियर स्पैन फॉर्म करेंगे। इमेज ऑफ टी इज अ लीनियर स्पैन ऑफ 1 2 1 एंड 1 1 2, यानी कि जो पूरा इमेज सेट है वेक्टर का वो इनके थ्रू स्पैन हो रहा होगा 1 2 1 एंड 1 1 2 के करस्पॉन्डिंग। समझ आया कैसे किया, हमने स्टैंडर्ड बेसिस के करस्पॉन्डिंग काम किया है यहाँ पे। हेलो, यस मैम। ओके, Yes. हाँ हेलो, आप ऐसे देखिए इसको, एक बार और समझने की कोशिश कीजिए इमेज ऑफ टी को। इमेज ऑफ टी में क्या होता है, इमेज ऑफ टी जो होगी, इमेज ऑफ टी जो होगी वो लीनियर स्पैन होगा, वो लीनियर स्पैन होगा उसके बेसिस वेक्टर्स का। हमने क्या बोला है, जो U जो है वो सबस्पेस है, क्या है, जो R क्यूब है वो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। अब इस वेक्टर स्पेस के कुछ बेसिस भी होंगे, राइट। अब इस वेक्टर स्पेस के जो कि ये क्या है, इमेज ऑफ स्पेस मेरा इसी में तो लाई करेगा, ये मेरा वेक्टर स्पेस है। अब इसके कुछ बेसिस भी होंगे, वो बेसिस हमने मान लिए अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। ओके, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 मैंने बेसिस मान लिए। अब इसके बाद हमने बोला इनके करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस होंगी, इमेज ऑफ टी जो होगी
वो लीनियर स्पैन होगा किनका, लीनियर स्पैन ऑफ टी अल्फा 1, टी अल्फा 2, टी अल्फा 3। ओके, इसका लीनियर स्पैन होगा जहां पर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 क्या है, बेसिस हैं। ओके, तो टी अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ये जो इमेज सेट है किससे जनरेट हो रहा होगा, स्पैनिंग सेट है। क्या है ये, हमने ये बोला है कि ये जो बेसिस हैं इनके करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, ओके, ये जो सेट है वो मेरा स्पैनिंग सेट है, स्पैनिंग सेट है आर क्यूब का, इमेज ऑफ टी का। ओके, इमेज ऑफ टी का स्पैनिंग सेट है। तो अगर ये क्या निकालना है, अगर मैं ये निकाल लूं टी अल्फा 1, टी अल्फा 2, टी अल्फा 3, मुझे वो सारे वेक्टर्स मिल जाएंगे जो कि इमेज को स्पैन कर रहे होंगे। अगर मैंने वो सारे वेक्टर्स ढूंढ लिए जो मेरी इमेज को स्पैन कर रहे हैं, वहां से मुझे सारे इमेज वेक्टर्स मिल जाएंगे। वही तो मैंने किया, मैंने TE1, TE2, TE3 निकाला और वहां से मुझे वेक्टर्स मिले कि इनके करस्पॉन्डिंग ये वेक्टर्स हैं जो कि पूरे इमेज वेक्टर को स्पैन कर रहे हैं। ओके, ये मुझे दो वेक्टर्स मिले क्योंकि दो सिमिलर वेक्टर्स थे, उससे हमने एक ही वेक्टर्स में कंसिडर किया। मुझे दो वेक्टर्स मिले जो कि पूरे इमेज वेक्टर को, इमेज वेक्टर स्पेस को स्पैन करेंगे। यहाँ से मेरे पास क्या आया, डायमेंशन आ जाएगी। अगर डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी की बात करें तो क्या होगी, 2 हो जाएगी मैम। 2 हो जाएगी क्योंकि मेरे पास दो वेक्टर्स आए हैं। ओके, ये चीज समझ में आई कि कैसे निकालना होता है। अभी आप एक और इसी तरीके से आप एक और एग्जाम्पल करके देखिए तो आपको और सही समझ में आएगा इसी का। लेट्स से कि आपके पास जो मैपिंग है वो इस तरीके से है, R3/4। ओके, और इसमें हम मैपिंग डिफाइन करते हैं x3, इसमें x1, x2 plus x3, x3 plus x1, x1 plus x2, x1 plus x2 plus x3। ओके, क्या है ना, 1 2 3। ओके, अब बताइए इसका char t और इमेज ऑफ t क्या होगा। सेम प्रोसेस है, जो उधर करी थी वो इधर भी सेम ही रहेगी। char t और इमेज ऑफ t बताना है आपको। कर्नल ऑफ टी तो 0 आ रहा है। इमेज char t क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ से मुझे सीधे दिख रहा है कि अगर मैं इक्वेशंस बनाऊंगी तो कैसे फॉर्म होंगे, x2 plus x3 is equals to 0, x3 plus x1 is equals to 0, x1 plus x2 is equals to 0 and this is also equals to 0। ओके, तो यहाँ से अगर मैं इनको सॉल्व करूंगी तो सॉल्व करने की एक्चुअली बेसिस जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से मैं सीधे बोल सकती हूँ कि ये x1, x2, x3 जो होंगी वो 0 के इक्वल होंगी। तो मेरे पास char t आ गया 0 के इक्वल। ओके, अभी अगर आपको इमेज ऑफ टी निकालना है तो आप पहले क्या करोगे, आप स्टैंडर्ड बेसिस पे बात करो। ओके, E1, E2, E3 ये क्या है, मेरे स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब, मेरे स्टैंडर्ड बेसिस है आर क्यूब के। मुझे इनकी मैपिंग देखनी है कि TE1, TE2, TE3 जो मैपिंग होगी वो क्या होगी। तो आप ये निकाल सकते हो TE1, TE2, TE3 कैसे निकालोगे कि जो t ऑफ x है वो किसके इक्वल है। यहाँ से अगर मैं x1 कॉमन लूं
तो वो क्या आ जाएगा 0 1 1 1 1 हाँ x2 कॉमन लो तो क्या आएगा 1 0 1 1 0 1 x3 कॉमन लो तो क्या आएगा 1 1 1 0 1 1 0 1 और नहीं है हाँ ओके ये मेरे पास क्या आ जाएगा अब ये क्या है E1 E2 E3 आपको पता है ये क्या होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो यहाँ पर मुझे x1 x2 x3 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है वो जो वेक्टर्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस पे ओके तो ये मेरे क्या हो जाएंगे स्टैंडर्ड बेसिस पे ये मेरे वेक्टर्स हो जाएंगे 0 1 1 1 1 0 1 1 और 1 1 0 1 मेरे आ गए क्या E1 TE2 TE3 ओके और हमने बोला था कि इनके करस्पॉन्डिंग ये मेरे क्या है स्टैंडर्ड बेसिस हैं RQ के और इनके करस्पॉन्डिंग जो इमेज होगी TE1 TE2 TE3 ये क्या है इमेज है इन स्टैंडर्ड बेसिस की ये जो स्टैंडर्ड बेसिस की जो इमेज होगी वो क्या होगी स्पैनिंग सेट होगा इमेज ऑफ T का ओके स्पैनिंग सेट होगा इमेज ऑफ T का अगर ये स्पैनिंग सेट है इमेज ऑफ T का यानी कि अगर मुझे ये वेक्टर्स पता है तो ये क्या करेंगे पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देंगे ओके तो मेरे पास जो वेक्टर्स आए वो ये आए यानी कि बेसिकली इसी को हम दोबारा लिख देंगे ये मेरे पास क्या आ जाएगा जो ये जो है मेरे पास स्पैनिंग सेट आ गया ये मेरी इमेज ऑफ T हो जाएगी ये जो वेक्टर्स हैं वो इनमें कोई ऐसा वेक्टर नहीं है जो एक दूसरे का लाइक सिमिलर वेक्टर हो या फिर कुछ हो ये तीन मेरे पास इमेज वेक्टर्स आ गए जो कि लीनियर स्पैन में वेक्टर्स आ गए ओके तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ T क्या हो जाएगी 3 3 हो 3 हो गया जाएगी और डायमेंशन ऑफ कैरिटी क्या हो जाएगी इस केस में 0 1 हो जाएगी 1 हो जाएगी 1 1 हो जाएगी 1 अच्छा लीनियर डिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट लाइक सॉरी 1 1 होगा या ऑन टू सॉरी इंजेक्टिव कर्नल ऑफ T 1 1 हो जाए हो जाएगा 1 1 ही हो 1 1 ओके और अगर मैं ये पूछूं कि जो ये इमेज वेक्टर फॉर्म हुआ है यानी कि ये जो है TE1 TE2 TE3 क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है इन R पावर 4 तो अगर मुझे ये पता करना हो तो कैसे पता मैम करूँ इंडिपेंडेंट तीनों वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है ना हाँ ये क्या हो जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो यस जाएंगे मैम ओके ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप इजीली देख सकते हो कि किस तरीके से कोई क्वेश्चन फॉर्म करना होता है ओके अब ये जो अभी तक हमने पढ़ा कि कैरिटी क्या है डायमेंशन लाइक डायमेंशन ऑफ कैरिटी क्या है इमेज ऑफ T क्या है रेंज स्पेस क्या है यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं रैंक नलिटी थ्योरम ओके सुनी है पहले कभी रैंक नलिटी थ्योरम आई होप पढ़ी होगी पहले कभी ओके मैम इसमें नलिटी पढ़ी है रैंक नलिटी नहीं पढ़ी केवल ओके नलिटी पढ़ी है कोई बात नहीं इसमें कुछ नहीं होता है इसमें बस ये होता है कि अगर मेरे पास TV2W एक लीनियर मैपिंग है काफी इजी है पर काफी हेल्पफुल है सॉल्यूशन के टाइम पे ओके अगर ये मेरे पास लीनियर मैपिंग है देन नलिटी ऑफ T इसको हम डायमेंशन ऑफ कैरिटी भी बोलते हैं ओके डायमेंशन ऑफ कैरिटी को आप नलिटी ऑफ T भी बोलते हो और इसको हम कैरिटी को जो है वो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन ऑफ N ऑफ T ओके ये होता है नलिटी ऑफ T ओके डायमेंशन ऑफ NT ओके अभी नलिटी ऑफ T इसी तरीके से रैंक ऑफ T जो होता है वो क्या होती है डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ T ओके और या फिर आप बोल लो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T सेम थिंग ओके तो किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो वो एक ही बात होती है तो रैंक नलिटी थ्योरम जो होती है वो ये बोलती है कि अगर मेरे पास V कोई एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उस टाइम पे डायमेंशन ऑफ कैरिटी plus dimension of image of T is equal to dimension of V. Okay. Or you can also represent it like this that nullity of T plus rank of T is equals to dimension of V. Okay. Because I have already shown कि ये जो होते हैं वो same होते हैं. Same thing. That dimension of character बोलो या फिर आप nullity of T बोलो.
ओके तो ये जो थी कि डायमेंशन ऑफ कैरिटी जो होता है और डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी होता है, वही होती है डायमेंशन ऑफ वी। एंड अगर आप डायमेंशन ऑफ कैरिटी निकाल लो, डायमेंशन ऑफ इमेज टी निकाल लो, तो डायमेंशन ऑफ वी इजिली लाइक वेरीफाई कर सकते हो किसी भी चीज को, अगर आपको कोई दो चीज ऑलरेडी पता है तो। ओके मुझे एक चीज बताओ कि अगर मेरे पास ये जो मैपिंग है वो ऐसे है, अगर मैं ये बोल दूं यहाँ पर कि लेट्स से कि डायमेंशन ऑफ बी इज लेस देन डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, तो क्या मैं इसे इंजेक्टिव या सब्जेक्टिव में से कुछ बोल सकती हूँ? क्या मेरी मैपिंग होगी इज इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव, क्या होगी या नहीं होगी, वो बताओ। वी लेट्स से ये मेरी वेक्टर्स होंगे कुछ वी में, ये मेरे डब्ल्यू के हैं। ओके हमने बोला डायमेंशन ऑफ तो इंजेक्टिव तो नहीं होगी। हाँ नहीं, डायमेंशन ऑफ v इज लेस देन डायमेंशन ऑफ w, देन he can't be on टू, टू नहीं होगा ऑन टू, क्यों बोला मैंने ऐसा? डब्ल्यू की इमेज होनी चाहिए ना वी में, प्रॉपर एक 1 1 इमेज होनी चाहिए। क्योंकि प्रॉपर एक इमेज वो है होनी चाहिए, तो अगर डायमेंशन ऑफ v और डायमेंशन ऑफ w से छोटा है, ओके देन he can't be on टू। इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ v इज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ w, तो उस टाइम पे क्या होगा? t can't be इंजेक्टिव 1 1। नहीं। हाँ उस टाइम पे इंजेक्टिव नहीं हो पाएगी, राइट? समझ आया ये यस मैम। क्यों होगा ऐसा? ओके अभी इसी तरीके से एक और चीज देखो, अगर हम बोले कि V और W जो है मेरे, ओके जो मैपिंग है, मैपिंग हम यही लेके चल रहे हैं, V और W कोई एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ऑफ सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन हमने क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो है वो सेम डायमेंशन के हैं ओवर फील्ड F। ओके देन उस टाइम पे क्या होगा? T is 1 1 implies T is on 2। Similarly, they are the same thing, that if t is on 2 then t is 1 1, if t is on 1 then t is on 2। ओके क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब दोनों की डायमेंशन सेम है। यहाँ पर देखो जब एक की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ v छोटी थी डायमेंशन ऑफ w के, वो ऑन टू नहीं पॉसिबल था, डायमेंशन ऑफ v बड़ी हो गई तो वहां पर 1 1 पॉसिबल नहीं था। तो अगर जब हम इक्वल ले लेते हैं दोनों की डायमेंशन, तो क्या होगा? डायमेंशन ऑफ v और डायमेंशन ऑफ w जब इक्वल होंगी तो वो 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। ये क्यों होगा वो बता सकते हो कोई? दोनों की डायमेंशन सेम हो जाएगी ना। ये डायमेंशन सेम हो जाएगी, अगर आप चाहो तो इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो बाय द हेल्प ऑफ रैंक नलिटी थ्योरम। नॉर्मली आपको रैंक नलिटी थ्योरम यूज करनी है और आप इजीली वेरीफाई कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं छोटा सा करके देखूं कि अगर मैंने मान लिया कि t on 2 है, ओके अगर मैंने मान लिया t on 2 है, तो अगर t on 2 है तो हमने क्या बोला है कि अगर t on 2 है तो t 1 1 भी होगा, हमने ये बोला है। अगर t on 2 है इसका मतलब क्या हुआ? इमेज ऑफ t क्या है? w है, यानी कि सारे जो इमेज ऑफ टी जो है वो सारे W को फॉर्म कर रहा है। इमेज ऑफ टी मेरा पूरा वेक्टर स्पेस W है। ओके अगर टी ऑन टू है यानी कि सारे वेक्टर्स की कुछ ना कुछ इमेज वो है, कोई भी वेक्टर खाली नहीं है, सबको मैप हो रही है। ओके यहाँ से अगर मैं लूं तो रैंक नलिटी थ्योरम के थ्रू, दैट इज डायमेंशन ऑफ कैरिटी, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V। ये तो बोला था। अगर टी ऑन टू है, इमेज ऑफ टी किसके बराबर हो जाएगा? W के। यहाँ हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ W, डायमेंशन ऑफ V प्लस डायमेंशन ऑफ कैरिटी। ओके क्योंकि इमेज ऑफ t किसके बराबर है? W के बराबर है। ओके अभी देखो अगर डायमेंशन ऑफ W और डायमेंशन ऑफ V हमने क्या बोला है? ये सेम डायमेंशन के हैं। ओके दे आर ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस विद सेम डायमेंशन। अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ कैरिटी क्या हो जाएगा? 0 होगा। अगर डायमेंशन ऑफ कैरिटी 0 है यानी कि मतलब कैरिटी जो होगा 0 होगा, और अगर कैरिटी 0 है तो क्या होगा? t 1 1 होगा। अंडरस्टूड? हेलो मैम कर्नल ऑफ टी में अगर सिर्फ नल वेक्टर है तो उसका डायमेंशन 0 कैसे हो गया? 1 होना चाहिए ना। कहाँ पे? नहीं 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 हमने
जीरो ही बोलेंगे। डायमेंशन ऑफ कैरेटी में कोई नल वेक्टर, जीरो वेक्टर है उसमें जीरो हमने क्या बोला है कि जीरो पे मैप कर रहा है, तो डायमेंशन ऑफ कैरेटी तो जीरो हुआ ना। के पास एक डायमेंशन तो है ना, सिंगलटन हुआ ना, सिंगलटन। तो मैम एक डायमेंशन एग्जिस्ट करेगी ना डायमेंशन कर्नल टी की। नहीं, वहां पे वो जीरो ही रहेगा, डायमेंशन नहीं मैम कंसीडर रहेगा तो करेंगे उसे। जीरो ही, रहेगा तो जीरो ही, लेकिन डायमेंशन तो एक होगी ना। नहीं होगी, उसको आप डायमेंशन नहीं बोलोगे, वो एक जीरो तो है, वो सिंगलटन वेक्टर हो जाएगा जहां पे कोई एक जीरो वेक्टर फॉर्म नहीं कर रहा है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो ये डायमेंशन ऑफ कैरेटी जो आया जब ये दोनों इक्वल थे, तो ये कोई वेक्टर थोड़ी था। अगर कोई वेक्टर होता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो उसकी डायमेंशन 1 हो जाएगी, पर ये तो एक सिंगलटन चीज है ना, कि यहाँ पर हमने बोला कि ये खाली है, ये जीरो पे मैप नहीं हो रहा है। कोई भी वेक्टर ऐसा नहीं है जो कि जीरो पे मैप, लाइक सिर्फ जीरो है जो जीरो पे मैप हो रहा है। जीरो ही अकेला वेक्टर है जो जीरो पे मैप हो रहा है, बाकी कोई भी वेक्टर ऐसा नहीं है कि जीरो पे मैप नहीं हो रहा। टी क्या हुआ, 1 1 हो जाएगा। यस मैम, क्योंकि ओके, जीरो वेक्टर की वजह से कोई और वेक्टर नहीं हम डेवलप कर सकते। क्या? यस मैम, हो गया, जीरो हो जाएगा। हाँ बोलिए बोलिए, डाउट। आप उसको एक वेक्टर लेके चल रहे हो अभी, कि शायद मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, डायमेंशन का ही पढ़ाया था, बेसिस एंड डायमेंशन पे, उस टाइम पे आप देख सकते हो शायद कुछ। ओके, तो ये जो होगा डायमेंशन ऑफ कैरेटी जो होगा वो यहाँ पे इस चीज के थ्रू आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। ओके, पर अब कैरेटी इज इक्वल्स टू जीरो है, यहाँ पे मैं कोई वेक्टर लिख रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ दैट कैरेटी इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, कैरेटी इज इक्वल्स टू जीरो, नॉट राइटिंग एनी वेक्टर इन इट। अगर मैं इसमें कोई वेक्टर लिखूं तो आप बोलोगे कि डायमेंशन ऑफ कैरेटी 1 है। आई एम नॉट राइटिंग एनी वेक्टर, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, डायमेंशन ऑफ कैरेटी इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे डायमेंशन जो होगी वो जीरो होगी क्योंकि ये वेक्टर नहीं है। ओके ओके मैम, ओके ओके, मैम। अभी आप आगे मूव करो। तो लेट्स से कि अभी बात करते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर मैपिंग। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर मैपिंग। ओके, आप कैसे पता करोगे कि कोई भी लीनियर मैपिंग जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ओके, अगर ये आपकी लीनियर मैपिंग है v टू u, ओके, और जो मैपिंग है t जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, ओके, ये वहां पे प्रेजेंट है, तो t जो मैपिंग है वो सिंगुलर तब होगी, ओके, t मैपिंग को आप सिंगुलर तब बोलोगे इफ इमेज ऑफ सम नॉन जीरो वेक्टर v इज जीरो, यानी कि वहां पर कुछ वेक्टर ऐसे हो, कुछ नॉन जीरो वेक्टर ऐसे हो जिनकी इमेज क्या हो, इनकी इमेज जीरो पे मैप कर रही हो। ओके, यानी कि देयर एग्जिस्ट सम v विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिनकी इमेज जीरो हो, वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर मैपिंग। इसी तरीके से t जो है वो नॉन सिंगुलर मैपिंग तब होगी जब जीरो वेक्टर इज द ओनली वेक्टर विच इज मैपिंग टू जीरो, यानी कि अगर मेरा कैरेटी इज इक्वल्स टू जीरो है वो क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैपिंग हो जाएगी। ओके, और अगर हमने बोला कि ये नॉन सिंगुलर मैपिंग है तो क्या हो जाएगा, टी क्या बोलेंगे, इसे इन्वर्टेबल बोलेंगे, टी इज इन्वर्टेबल व्हेन नॉन सिंगुलर। तो आप पैरेलल की हेल्प से ये भी पता कर सकते हो कि कोई जो मैपिंग है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ओके यस मैम। ओके, अभी इसी तरीके से लेट्स से अब आपको मैंने मैपिंग दे दी, लेट्स से टी, let's take any mapping which is r t on r cube, okay, r cube to r cube जा रही है, and the mapping is defined like x y z 2x 4x minus y 2x plus 3y minus z and okay, अभी आपको अगर t इनवर्स निकालना हो एंड t स्क्वायर निकालना हो और यू से
टी ऑफ -2 भी निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? किसी भी मैपिंग का इनवर्स निकालना हो उसका स्क्वायर एंड टी ऑफ -2 मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा दे दिया है, आपको समझ आ जाएगा थोड़ा। तो कैसे निकालते हैं अगर ऐसा कुछ दे रखा हो तो? कोई मैम आइडिया? पहले इन्वर्टिबल सिंगुलैरिटी तो होना चेक चाहिए करेंगे ना। कर्नल जीरो है, क्या? इन्वर्टिबल तो होना चाहिए, कर्नल कर्नल जीरो है ना इसका हाँ डायमेंशन। हाँ तो टी इनवर्स और टी की पावर -t एग्जिस्ट करेगा, हाँ, लेकिन कैसे वो निकाल। इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो उसको कैसे निकालोगे? मैट्रिक्स के फॉर्म में बना के मल्टीप्लाई करा दें, कुछ ऐसा कर लेंगे। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, मैट्रिक्स फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको क्या कीजिए, आप एक चीज देखिए कि टी एक्स वाई जेड, लेट्स से कि मेरा कोई वेक्टर है दैट इज आर एस टी। ओके, मैंने इसको ऐसे ही रैंडम वेक्टर नाम दे दिया दैट इज आर एस टी। अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना हो, कि इनवर्स आर एस टी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स वाई जेड के। ओके, मैं इसको जस्ट इनवर्स कर दे रही हूँ, अगर मैं टी को इधर भेज दूं तो टी इनवर्स आर एस टी किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स वाई जेड के। मुझे क्या करना है, अगर मुझे इनवर्स चाहिए मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, बेसिकली हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं इससे टी एक्स वाई जेड जो है वो मेरा क्या है? 2x 4x माइनस वाई 2x प्लस 3y माइनस जेड। इसको मैंने क्या किया? आर एस टी की फॉर्म में रख दिया, आर एस टी की फॉर्म में रख दिया। ओके, अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए? इनवर्स चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? हमने बोला कि अगर मैं इसको टी इनवर्स आर एस टी की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास इसके कुछ वेक्टर्स आएंगे। तो मुझे वेक्टर्स निकालने हैं, वो वेक्टर्स हैं मेरे एक्स वाई जेड। मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। तो 2x इज इक्वल्स टू आर, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एस एंड 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल्स टू टी। ओके, तो ये क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू r बाई 2, y इज इक्वल्स टू s माइनस 4x और x क्या है? r बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा? s माइनस 2r, मैंने शायद माइनस प्लस में गड़बड़ कर दी, माइनस प्लस होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2r माइनस एस। ओके, एंड सिमिलरली आप z में वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? t माइनस 2x माइनस 3y। x की वैल्यू आपको पता है r बाई 2 है, और इसमें 2r माइनस एस पुट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? बताओ, नॉर्मल सॉल्यूशन है। t माइनस 7r माइनस 3s। ओके, ये क्या आया? ये है r बाई 2, ये है 2r माइनस एस, और ये है 7r माइनस 3s माइनस टी। ऐसा कुछ आया? ओके, तो ये तो आपको इस फॉर्म में लिख दिया। अगर आप चाहो तो इसको आप सेम सिमिलरली इसी फॉर्म में ले सकते हो। टी इनवर्स एक्स वाई जेड जो आएगा, आप इसके बस जो वो है वो चेंज कर दीजिए। वो क्या हो जाएगा? 1/2x माइनस वाई 7x माइनस 3y माइनस जेड। ये क्या था? आर एस टी था, तब आर एस टी की फॉर्म में था, हमने बस उसको चेंज कर दिया एक्स वाई जेड। तो ये मेरा आ गया टी इनवर्स एक्स वाई जेड। अभी मुझे टी स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? टी स्क्वायर ऑफ एक्स वाई जेड निकालना हो, इनवर्स समझ में आया? इनवर्स कैसे निकालना है? यस मैम। यस ओके, टी स्क्वायर निकालना हो तो क्या करोगे? देखिए, 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। मेरे पास टी एक्स वाई जेड ये है। ओके, तो अगर मुझे टी स्क्वायर निकालना है तो मुझे इसका स्क्वायर करना है, यानी कि एक बार और ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। ओके, यानी कि मुझे करना है टी ऑफ 2x
4 माइनस वाई 2x प्लस 3y माइनस z। मुझे यही तो वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे क्या करना है, एक और बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो मुझे बेसिकली सारी वैल्यूज पुट करनी है। क्या करना है, अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2x पुट करना है, तो x की जगह पे 2x पुट करा तो क्या आ गया 4x। y की जगह पे 4x माइनस वाई पुट करना है और x की जगह पे 2x पुट करना है और z की जगह पे ये पुट करना है। यही तो मतलब हुआ इसका। यस यस मैम। ओके, तो आप इसको जब पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे क्या पुट करोगे 4 2x माइनस वाई, y क्या है 4x माइनस वाई, कॉमा इसी तरीके से थर्ड वाले में पुट करोगे तो क्या होगा 2 इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 3 4x माइनस वाई माइनस 2x प्लस 3y माइनस z। माइनस जेड। यार ओके, तो बेसिकली आपको इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास टी स्क्वायर आ जाएगा। क्या करना था, 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाना था। ओके, इसी तरीके से टी इनवर्स टी इज पावर -2 जब आप फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे, टी इनवर्स पर एक और बार ट्रांसफॉर्मेशन लगा दोगे। फिर ये जो आपका टी इनवर्स आया है, तो आपको टी इनवर्स -2 चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस पर टी इज पावर -1 बार -1 एक और बार लगा दोगे, यानी कि x की जगह पे 1/2x दोबारा पुट करोगे, y की जगह ये पुट करोगे और x की जगह z की जगह ये पुट करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, t की पावर -2 का मिल जाएगा। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके ओके, तो ये भी हो गया। अभी आप एक और चीज देखो, वो थी ये काफी मैट्रिक्स मैपिंग करते हैं अभी। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर मैप। ओके, तो पहली बात बताओ, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चीज समझ में आई? सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लीनियर मैपिंग। ओके, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट टॉपिक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन खत्म। और ये कर्नल एंड डायमेंशन कैरिटी, आज हमने क्या क्या किया, कैरिटी किया, डायमेंशन ऑफ कैरिटी किया, इमेज स्पेस ऑफ टी किया, एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे। तो डायमेंशन ऑफ कैरिटी वगैरह ये सारी चीजें समझ में आई हैं? अभी बता दो, मैं अभी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इनमें कुछ नहीं था बेसिकली, अगर हम मेरे इन पर पास क्वेश्चन लगाएंगे तो मालूम चलेगा अच्छे से, तो समझ हाँ में आएगा। अभी क्वेश्चन नहीं लगाया ना इस पे अच्छे से और हाँ ज्यादा। हाँ, हमने कैरिटी की बात करें तो कैरिटी इज इक्वल्स टू 0 था। ओके, और डायमेंशन क्या होता था, सॉरी, डायमेंशन ऑफ कैरिटी जो भी वेक्टर्स होंगे, जितने भी वेक्टर्स होंगे उसमें वो हो जाता था। ऐसे ही इमेज स्पेस ऑफ टी क्या होता था, वो सारे वेक्टर्स यू के जो कि v की इमेज है, v की इमेज है, tv इज इक्वल्स टू u, वो सारे वेक्टर्स का जो सेट होता था वो होता था इमेज ऑफ t। ओके, अब डायमेंशन ऑफ कैरिटी की बात करें तो डायमेंशन ऑफ कैरिटी 0 होती है, तो क्या हो, कैरिटी इज इक्वल्स टू 0 हो, डायमेंशन ऑफ कैरिटी उस टाइम पे 0 होती है। अब ये क्यों होती है, क्योंकि जीरो वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन हमेशा 0 होती है। ये शायद मैंने डायमेंशन में आपको पढ़ाया भी है कि द डायमेंशन ऑफ द जीरो वेक्टर स्पेस 0 इज डिफाइंड टू बी 0। ओके, इसलिए यहाँ पर डायमेंशन हो जाएगी 0। अगर आपके केआरटी में कुछ वेक्टर्स हैं, ओके, मान लो एक वेक्टर है, दो वेक्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन ऑफ केआरटी चेंज होती रहती है। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी, जितने भी वेक्टर स्पैन कर रहे होंगे इमेज को, वो मेरी डायमेंशन ऑफ इमेज टी हो जाती है। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, अब आते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मैपिंग। ओके, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मैपिंग में क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें है कि मेरे पास ये मैपिंग है, लेट्स से TV2W। ओके, ये मैपिंग है मेरे पास। अब इस मैपिंग की जो डायमेंशन है, इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, और लेट्स से इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन m है। ओके, लेट्स से कि इसके जो बेसिस हैं वो बीटा है, बीटा इज द सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स फॉर v, एंड बीटा डैश दिस इज द सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स फॉर w। ओके, इनके करस्पॉन्डिंग ये क्या है, इसके बेसिस हैं। ओके, इनके करस्पॉन्डिंग हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इन बेसिस वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग t बीटा बीटा डैश। तो मैपिंग जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी होगी, a m क्रॉस n की।
ओके, याद रखना कि किसका वेक्टर स्पेस, किसके ऑर्डर्ड बेसिस क्या है, किसके बेसिस क्या है, किसके डायमेंशन क्या है, वो एक बार नोटिस करना। ओके, ये क्या है, मेरा बेसिस वेक्टर है बी वेक्टर स्पेस का। ये जो बीटा मेरा वेक्टर स्पेस है, बेसिस वेक्टर है, लेट्स से इसमें जो वेक्टर्स हैं वो हैं बीटा 1, ओके 1 सेकंड, ने क्या किया, इसके जो वेक्टर्स हैं वो हैं लेट्स से अल्फा 1, अल्फा 2 टू अल्फा n। ओके, सिमिलरली बीटा डैश के जो वेक्टर्स जो हैं वो हैं बीटा 1, बीटा 2 टू बीटा n। ओके, इसके वेक्टर्स बेसिस वेक्टर्स हैं, व्हाट आर दीज आर द बेसिस वेक्टर्स of V and these are the basis vectors of W। ये वेक्टर स्पेस बेसिस वेक्टर्स हैं V के और ये हैं W के। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हम मैपिंग करा रहे हैं V के वेक्टर्स की W पे। तो जब हम मैपिंग कराएंगे तो क्या होगा, मेरे पास इनकी जो मैपिंग होगी इन बेसिस वेक्टर्स की वो क्या होगी, T अल्फा 1, T अल्फा 2 टू T अल्फा n। ये क्या हो गई, इन जो ये जो बेसिस वेक्टर्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग इमेजेस हो गई। ओके, तो क्या हो गई, इमेज वेक्टर्स हो गए उनके। ओके, अब ये जो इमेज वेक्टर्स आपके फॉर्म हुए हैं ये किस में होंगे, ये W में होंगे। ओके, ये किस में होंगे, W में होंगे। अगर ये W में है और ये क्या है, इमेज वेक्टर्स हैं जो कि इनके करस्पॉन्डिंग फॉर्म हुए हैं, और ये जो इमेज वेक्टर्स होंगे, मैंने पिछले भी जब इमेज ऑफ टी के हम वेक्टर्स निकालते थे तो हम बोलते थे ये जो इमेज वेक्टर्स होंगे वो सारे इमेज स्पेस को स्पैन कर रहे होंगे। ओके, तो अगर स्पैन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनके बेसिस होंगे और जो इनके जो वेक्टर्स हैं वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। यानी कि जो टी ऑफ अल्फा 1 है विच इज इक्वल्स टू, हम aij कोई कांस्टेंट्स हैं which is belonging to f, then they can be written in the linear combination like a11 beta 1 plus a12 beta 2 going on to am1 beta 1 beta n sorry। Similarly t अल्फा n के लिए मैं लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, t1n beta 1 plus a2n beta 2 going on to amn beta n। ओके, ये क्या है, ये जो है वेक्टर्स वो किस में लाई कर रहे हैं, W में लाई कर रहे हैं, इमेज में। और इमेज के करस्पॉन्डिंग बेसिस वेक्टर्स क्या हैं, ये हैं। बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने क्या डिफाइन किया था बेसिस वेक्टर्स के लिए, अगर मेरे पास बेसिस वेक्टर्स हैं तो बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं, स्पैन भी करते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होते हैं। यानी कि हर वेक्टर W का कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस बेसिस वेक्टर्स, राइट। तो यस मैम। ये Yes, समझ में ma'am. आया कि हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिख दिया। एक बार रिपीट करूं, यस मैम। ओके, आप इधर से देखिए, दोबारा देखिए। मैंने बोला कि ये मेरे पास एक मैपिंग है। ओके, इस मैपिंग में ये इसके डायमेंशन है, n है इसकी, इसकी m है। इसके जो बेसिस हैं वो ये बीटा है और इसका सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स हैं दैट इज बीटा डैश। ओके, अब हमने बोला कि ये जो बीटा है जो कि बेसिस हैं, इसमें कुछ बेसिस वेक्टर्स लाई कर रहे हैं विच आर लाइक अल्फा 1 टू अल्फा n। बीटा डैश में जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो हैं बीटा 1, बीटा 2 टू बीटा n। ओके, ये क्या हुए, इनके बेसिस वेक्टर्स हुए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मैपिंग कर रहे हैं v के वेक्टर्स की w पर। जब हम मैपिंग कर रहे हैं तो इसकी अगर हम मैपिंग कर रहे हैं, बेसिकली हम इन वेक्टर्स की मैपिंग करेंगे। ओके, अगर हम वेक्टर्स v के वेक्टर्स की मैपिंग कर रहे हैं तो इनकी अगर जब मैं मैपिंग करूंगी तो मेरे पास जो इमेज आएगी इनके करस्पॉन्डिंग वो क्या होगी, t ऑफ अल्फा 1 टू t ऑफ अल्फा n। ये मेरे पास इमेजेस आई जब मैंने बेसिस वेक्टर्स की मैपिंग करी तब। ओके, अब ये जो बेसिस वेक्टर्स आए, ये जो इमेज आई इनकी, वो किस में लाई करेगी, जो ये t ऑफ अल्फा 1 टू t ऑफ अल्फा n जो इमेज है वो किसके अंदर होगी, W के अंदर होगी। ओके, W के अंदर ये जो है इमेज लाई कर रही है और मेरे पास ये मेरे क्या है, बेसिस वेक्टर्स हैं। और बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और पूरे वेक्टर्स को स्पैन भी करते हैं।
ओके, अगर मैं ये बोलूं कि ये जो मेरे पास पेन आई है, ये मेरे पास जो वेक्टर्स आए हैं, जो इमेज स्पेस आई है, तो वेक्टर्स W के अंदर लाई कर रहे हैं। W के अंदर ये क्या लाई कर रहे हैं? इमेज ऑफ T, सारे वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। तो ये जो इमेज वेक्टर्स हैं वो अपने बेसिस वेक्टर्स के फॉर्म में लिखे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं या नहीं? यस मैम, लिखे जा सकते हैं। लिखे जा सकते हैं। ये क्या है? W एक कोई वेक्टर स्पेस था जिसके बीटा डैश वेक्टर्स थे, वेक्टर सेट ऑफ बेसिस वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये बेसिस वेक्टर है तो W का जो कोई भी वेक्टर होगा वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। हमने मान लिया कि ये जो इमेज स्पेस आई है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती है। हमने बस उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद जो सेट आया इस तरीके से आया, जब मैंने सारे जो अपने n वेक्टर्स थे उनके करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस आई थी उनको लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज बेसिस वेक्टर्स के फॉर्मेट में लिखा, तो मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्म हुआ। ओके, अब यहां से क्या फॉर्म करेंगे? हमारी मैट्रिक्स जो फॉर्म हो जाएगी, मैट्रिक्स A, ओके, वो फॉर्म हो जाएगी कैसे? वो देखो, मुझे बस क्या करना है, सारे कोफिशिएंट्स लिखने हैं। ओके, हम लिखेंगे इनके कोफिशिएंट्स को लाइक A11, A12, 2, A1n। ओके, मैंने बीटा 1 के सारे कोफिशिएंट्स लिख दिए। सिमिलरली बीटा 2 के A12, A222, AM2। ओके, इसी तरीके से आप सारे कोफिशिएंट्स लिख दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी? एक मैट्रिक्स आ जाएगी। बेसिकली जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कोई भी वेक्टर की मैट्रिक्स फॉर्म कैसे होती है, तब मैंने आपको बताया था कि T R's पावर n to R's पावर m हो और वहां पर आप A m क्रॉस n की जो मैपिंग होती है वो इस तरीके से हो रही होती है। बेसिकली वहां हो क्या रहा होता है कि इसके कुछ बेसिस होंगे, इसके कुछ बेसिस होंगे, ओके, वो एक दूसरे पे मैप कर रहे होंगे। इसके जो बेसिस हैं और जो भी इस पे मैपिंग जो भी वेक्टर इस पे मैप कर रहा होगा वो उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, जो भी इसके आर्स पावर m के बेसिस होंगे। इसकी हेल्प से हम क्या फॉर्म कर लेते हैं? ये मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। ओके, जो कि हमने यहाँ फॉर्म कर रखी है। समझ में आया कि मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होती है? जो भी आप मैट्रिक्स जब भी देखते हो, कोई भी किसी भी तरीके की मैट्रिक्स हो, वो इस तरीके से फॉर्म होती है। सब कुछ आता वेक्टर स्पेस से ही है। अंडरस्टूड? यस मैम। मैम अभी आप इसके एक क्वेश्चन करके देखिए तब आपको समझ में आएगा। लेट्स से कि आपके पास जो मैपिंग है वो ऐसे है, r² to r²। ओके, और हमने जो मैपिंग की है वो ऐसे है दैट tx, y is equals to 2x plus 3y and 4x minus 5y। ओके, अब ये देखो मैंने सेम वेक्टर स्पेस पे लाइक r² to r² ही जा रही है, वेक्टर स्पेस अलग नहीं है यहाँ पे। ओके, तो आपको निकालना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T रिलेटिव टू बेसिस। मेरे पास बेसिस हैं S which is U1 U2, और जो U1 U2 है वो है 1 2 and 2 5। ओके, तो अगर आपके पास ये है और आपको मैट्रिक्स निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू T, बेसिस वेक्टर्स मैंने आपको दे दिए, तो आप कैसे निकालोगे इसको? तो अभी बताया आपको वही करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास मैंने बोल दिया ये बेसिस वेक्टर्स हैं। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपको मेरे पास बेसिस वेक्टर्स दे रखे हो आपको उनके करस्पॉन्डिंग क्या निकालनी है? इमेज निकालनी है। ये क्या है? उनके करस्पॉन्डिंग इमेज। तो इनके करस्पॉन्डिंग हम पहले क्या करते हैं? इमेज निकालते हैं। मैंने निकाल ली T ऑफ U1 के करस्पॉन्डिंग इमेज और T ऑफ U2 के करस्पॉन्डिंग इमेज। अगर हम U1 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो T U1 क्या है? T U1 है 1 2 और T ऑफ 2 5। जब इनको पुट करोगे इनकी वैल्यूज तो क्या आएगा? क्या आया मेरे पास? 8 और ये आ जाएगा आई थिंक 4 2 -6। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। और ये आ जाएगा 4 50। ओके, 90। हाँ 2 5 है ना ये? 4x - 5 by 2x plus 19 आएगा मैम। यहाँ पे ये 19 और ये माइनस में आएगा कुछ 5 1 7। ओके, ये मेरे पास क्या आ गई? इनके करस्पॉन्डिंग इमेज आ गई।
मैंने क्या बोला, नेक्स्ट स्टेप देखो, मैंने क्या बोला था कि इनके करस्पॉन्डिंग इमेज आने के बाद हम क्या करेंगे, जो इमेज आई है उनको बेसिस वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं आप। ओके, हम क्या करेंगे, हमें लिखना है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। ये मेरी आई है इमेज, हमें 8 - 6 को लिखना है, ये मेरे क्या है, बेसिस वेक्टर्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेम बेसिस वेक्टर्स हैं, तो अगर मैं इसके लिए, अगर मान लो मेरे पास कोई 2 वेक्टर्स होते और उनके करस्पॉन्डिंग अलग अलग बेसिस होते, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग जो भी बेसिस होते उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते। अभी यहाँ पे मेरे पास सेम वेक्टर स्पेस है, तो दूसरे के भी जो बेसिस हैं वो यही रहेंगे। ओके, मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में पहले मैंने लिखा ऐसे, दूसरा जो था मेरा इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज आई थी उसको हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा ऐसे, y25। ओके, अब ये मेरे पास आ गए लीनियर कॉम्बिनेशन। अभी देखो, वापस जाओ, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद हमें क्या चाहिए, इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू चाहिए। ओके, जो भी कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी उसको हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख देंगे। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है। जो भी x और y की वैल्यू आएगी आप उसको कोफिशिएंट्स के फॉर्म में मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके, बेसिकली यहाँ से मेरे पास इक्वेशंस क्या फॉर्म होंगी, यहाँ पे देखूं तो मैं यहाँ होगा x + 2y = 8, फिर हो जाएगा 2x + 5y = -6। इसमें होगा x + 2y = 19 and 2x - 17, सॉरी 2x - 5y = 17 -17। आपको ये तो इक्वेशन सॉल्व करनी है। आप बताइए मेरे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन आएंगे, x और y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से। लाइक आप x1 y1 x2 y2 भी लिख सकते हो, कंफ्यूज ना हो इसलिए। बताइए क्या वैल्यू आएगी। मैम y1 की वैल्यू आएगी -22। तो y1 की आएगी -22 और बाकी मैम x1 52 आएगी। x1 52, बाकी इसकी बताइए x2 y2। मैम y2 की वैल्यू 55/9 आ रही है। 55/9 क्रॉस चेक करो। Yes. बाकी दूसरी भी बताओ क्या आ रही है। y2 -33 आ रहा है। -33। यस मैम, y2 -33। ओके, और आप बताइए -33 है आपकी। ये क्या है, दूसरी इक्वेशन मैंने काफी गंदी लिख रखी है, एक बार मैं इसको क्लियर करके लिख दूं। x2 + 2y2 = 19 and 2x2 + 5y2 = -17। ओके, ये करना है। मैम y2 की वैल्यू -36 आएगी। ओके, y2 की वैल्यू -36 और
मैम x2 91 आएगा। आप लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हो क्योंकि मेरे पास इसका सोल्यूशन है और उसमें कुछ वैल्यूज अलग हैं। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो लेट्स से इसमें आपका मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 2 2 4, इधर हो जाएगा 38। ओके, माइनस 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 ये कट जाएगा, ये आ गया मेरे पास माइनस y2 इज इक्वल्स टू 38, और ये क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 38 प्लस 17 क्या हुआ 55, तो y2 आएगा माइनस 55। चेक करो माइनस 55 ही आ रहा है। यस यस मैम। यही आएगा, हमने 19 में 2 का मल्टीप्लाई नहीं करा है। हाँ, और x2 क्या आ जाएगा फिर, वन 129। ओके, ये मेरे पास आ गई वैल्यूज। अगर मैं इनको अच्छे से लिखूं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में तो क्या लिखूंगी, ये क्या था u1 इज इक्वल्स टू x1, और x1 क्या है, x1 है मेरे पास 52, और ये क्या था u1 वेक्टर 52 u1 माइनस 22 u2, और जो दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन आया वो आया मेरे पास माइनस, ओके x2 is 129 u1 माइनस 55 u2। मेरे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन आया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ या नहीं, यस मैम। ओके लीनियर कॉम्बिनेशन आया, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास जो मैट्रिक्स आई टी की वो क्या आएगी, हम इसको क्या करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, तो दैट इज 52, और ये क्या हो जाएगा माइनस 22, और इसका क्या है 129 एंड माइनस 55। ये क्या आ गई मेरे पास मैट्रिक्स आ गई, जो भी मैट्रिक्स टी के करस्पॉन्डिंग होगी वो। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, तो ये हो गया कि आप किसी भी चीज की मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हो और कैसे कर सकते हो उसको। ये काफी सही क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन तो नॉर्मल ही था, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए था इसके लिए बस। ओके, अभी आप एक और क्वेश्चन देखो, उसके बाद हम क्लास रैप अप करते हैं। वो है ये कि अगर मेरी मैपिंग जो है वो ऐसे जा रही हो v टू v, ओके, और सेम वेक्टर पे जा रही है, और इसके जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, these are the basis of vector space v। ओके, इन पे जो मैपिंग डिफाइंड है वो है t of alpha 1 is equals to alpha 1 alpha 2 plus alpha 3, t of alpha 2 है alpha 1 plus alpha 2, एंड t of alpha 3 है मेरे पास alpha 1। ओके, अब आपको निकालनी है फाइंड मैट्रिक्स ऑफ t इनवर्स रिलेटिव टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अब अगर टी इनवर्स की मैट्रिक्स निकालनी हो, टी की निकाल लोगे आप, मुझे पता है कि निकाल लोगे, टी इनवर्स की निकालनी हो तो क्या करोगे, पहले मैपिंग बनाएंगे t इनवर्स टू t हम्म फिर उसमें जो मैट्रिक्स बनेगी उससे फिर निकालेंगे वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म में। ओके, तो मैट्रिक्स कैसे बनो, वो इनवर्स कैसे निकालोगे बताना मुझे। तो UVW मान लेंगे, उससे मैपिंग बना लेंगे t इनवर्स अल्फा टू UVW, तो उससे कंपेयर करके लेकिन बनाएंगे। मैंने तो इमेज वेक्टर्स दे रखे हैं, मैंने मैपिंग तो डिफाइन ही नहीं कर रखी। ऐसा कर सकते हैं क्या, इसमें अभी टी के लिए मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर मैट्रिक्स का इन्वर्स कर देंगे। नहीं, तो आप ना बस इमेज वेक्टर्स पे ध्यान दो। अब आपने t का इनवर्स निकाला था, अब जो प्रोसेस यूज करी थी सेम प्रोसेस यहाँ यूज होनी है। अब ये देखो, ये मेरे पास क्या है इमेज वेक्टर्स हैं, इस इमेज वेक्टर्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपका काम ये बोल के असाइन कर दिया कि मेरे को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के रिलेटिव बेसिस चाहिए। ओके, तो अगर मैं अल्फा 1 को कैसे लिख सकती हूँ, टी इनवर्स ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ओके, और यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, अल्फा 2 इज इक्वल्स टू टी इनवर्स ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और ये हो जाएगा अल्फा 3 इज इक्वल्स टू टी इनवर्स ऑफ अल्फा 1। ओके, तो मेरे पास क्या आ गया, मुझे किसके करस्पॉन्डिंग निकालने हैं,
अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। बेसिकली मुझे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू चाहिए। मेरे पास पहली वैल्यू आ गई अल्फा 3 की, जो कि क्या है टी इनवर्स अल्फा 1। ओके, टी इनवर्स अल्फा 2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ इसको मैं ये ले सकती हूँ टी इनवर्स अल्फा 1 प्लस टी इनवर्स अल्फा 2। ओके, इसको अगर मैं खोल दूं तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ। सिमिलरली टी इनवर्स ऑफ अल्फा 2 क्या हो जाएगा, अल्फा 2 माइनस टी इनवर्स अल्फा 1 क्या है, अल्फा 3 के इक्वल है। ये क्या हो जाएगा, अल्फा 3 के इक्वल हो जाएगा, दैट इज अल्फा 2 माइनस अल्फा 3। मेरे पास आ गया टी इनवर्स ऑफ अल्फा 2। ओके, तो हम बात करते हैं टी इनवर्स ऑफ अल्फा 1 की। तो अगर हम इसको ले लें तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा 1 इज इक्वल्स टू टी इनवर्स अल्फा 1 प्लस टी इनवर्स अल्फा 2 प्लस टी इनवर्स अल्फा 3। ओके, ये क्या आ जाएगा, टी इनवर्स अल्फा 1 आ जाएगा, सॉरी अल्फा 3 निकालना है, 2 आ गया, 1 आ गया, 3 निकालना है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 आ जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गया, टी इनवर्स अल्फा 1 आ गया, टी इनवर्स अल्फा 2 आ गया, टी इनवर्स अल्फा 3 आ गया। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं ना, वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। भी वेक्टर्स लिख रहे हैं हम, वो हमने क्या बोला था, इनवर्स जो टी इनवर्स चाहिए मुझे, वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के रिस्पेक्ट में चाहिए। ओके, रिलेटेड टू दीज वेक्टर्स चाहिए। तो मैंने जो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ है टी इनवर्सेस का, वो भी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की फॉर्म में ही है। मेरे पास सीरियसली क्या है, सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का टी इनवर्स निकाल लिया मैंने। तो उनके पास जो मैट्रिक्स आएगी टी इनवर्स की, वो क्या हो जाएगा, पहले बात करते हैं कैसे फॉर्म होगी मैट्रिक्स। आप उसको कोफिशिएंट में लिख दीजिए। तो अगर मैं इसके कोफिशिएंट में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 0 0 1। अल्फा 3 के लिए टी इनवर्स अल्फा 1 क्या है, अल्फा 3। ये क्या है, अल्फा 3 के लिए यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। टी इनवर्स अल्फा 2 क्या है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, क्या हो जाएगा 0 1 माइनस 1। और ये क्या है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, इसके कोफिशिएंट 1, इसका माइनस 1, 1 माइनस 1 0। मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। यस मैम। समझ में आया कैसे हुआ ये। यस मैम। ओके, तो ये भी अच्छा था क्वेश्चन। तो इसी तरीके से अभी जैसे जैसे देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में से मैट्रिक्स भी जनरेट होती है। और अगर आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल्स में जाओ तो जब भी आप रोटेशन देखोगे, रोटेशन देखो या फिर प्रोजेक्शन देखो किसी भी चीज का, तो वहां पर भी एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज हो रहा होता है। ओके, जैसे कि अगर आप प्रोजेक्शन की जब बात करते हो, तो प्रोजेक्शन में क्या हो रहा होता है, अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूं, तो प्रोजेक्शन में क्या हो रहा होता है, अगर मेरे पास मान लो कि 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, r क्यूब टू r क्यूब। ओके, ये मेरे पास वेक्टर स्पेस है और मैट्रिक्स डिफाइंड है इस तरीके से 1 0 0 0 1 0। कोई एक रैंडम एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। ओके, ये मेरी मैपिंग है। और ओके, और लेट्स से v कोई एक वेक्टर है दैट इज x y z। ओके, और ये मेरी x है, ये y है और z है। ओके, और ये जो वेक्टर v है वो यहाँ लाई कर रहा है x y z। ये मेरा v वेक्टर है। अब मुझे इस वेक्टर का प्रोजेक्शन जानना हो। ओके, अगर मुझे जानना है कि ये जो वेक्टर अगर प्रोजेक्शन करेगा तो वो कहाँ करेगा, जब मेरी जो मैपिंग है वो इस तरीके से डिफाइंड है, तो क्या करोगे, मैंने आपको मैट्रिक्स मैपिंग पढ़ाया था अभी जस्ट शुरू में बताया था। तो मैंने क्या बताया था कि टी ए वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ए वी हो जाता है। ओके, अब क्या करोगे, ए है मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और वेक्टर क्या है एक्स वाई जेड। तो आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड को इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स वाई और ये हो जाएगा 0। ओके, सो इट इज 0, सॉरी सॉरी सॉरी, या 0। सो एक्स वाई 0 मेरे पास क्या आया, इसका प्रोजेक्शन। मैंने क्या किया, मैट्रिक्स मैपिंग की हेल्प से कोई एक वेक्टर जो कि एक्स वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा था, उसका प्रोजेक्शन निकाल लिया कि वो जो वेक्टर है वो एक्स जेड एक्स और वाई प्लेन में लाई करेगा। एक्स और वाई प्लेन में क्या है, एक्स वाई जेड है मेरे पास ये, तो एक्स और वाई प्लेन कहाँ है, यहाँ है। ओके, तो वो जो वेक्टर है, अब मैं इसको क्लियरली 3D में नहीं दिखा सकती। लेट्स से वो एक्स वाई प्लेन है तो वो इस प्लेन में लाई करेगा, लेट्स से वो यहाँ पर लाई कर रहा है। ओके, वो जेड प्लेन के अंदर नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे लाई कर रहा है। ओके, ये क्या हो जाएगी, मेरी प्रोजेक्शन आ गया, प्रोजेक्शन आ गया एक्स वाई जेड का, कि सिर्फ एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है।
ओके। इसी तरीके से जब आप रोटेशन देखते हो, आपने रोटेशन के भी देखा होगा कि अगर कोई वेक्टर किसी एंगल से मूव कर जाता है तो क्या होता है। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपके पास ऐसा कुछ है, ओके, ये अगर मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, जो कि प्लेन आर स्क्वायर में है। okay? अब लेट्स से कि कोई कोई जो ये है, जो प्लेन है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन है, ये रोटेट कर रहा है। ओके, लेट्स से दिस इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज बाय लेट्स से 45 डिग्री एंगल। ओके, अगर ये 45 डिग्री एंगल से काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उससे कुछ नई एक्सिस फॉर्म हो रही हैं, एक्स डैश और वाई डैश एक नई एक्सिस फॉर्म होंगी। ओके, और वो जो एक्सिस फॉर्म हो रही हैं वो y इज इक्वल्स टू x और y इज इक्वल्स टू माइनस x लाइन के अकॉर्डिंग अलोंग फॉर्म हो रही हैं। ओके, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब हमसे पूछा है कि इसका मुझे चेंज ऑफ बेसिस बताओ कि बेसिस मैट्रिक्स जो होगी वो किस तरीके से चेंज हो जाएगी। ओके, अगर बेसिस यानी कि ये मेरे x और y एक्सिस थे, 45 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, लेट्स से ये हो जाएगा मेरा नया x डैश एक्सिस, ये हो गया मेरा एंगल 45 डिग्री, और मैंने इसको घुमाया तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगी मेरी नई एक्सिस y डैश। ओके, तो क्या किया, एक्स वाई प्लेन जो है वो पूरा 45 डिग्री घूम गया, और जो जब घूमा, ये किसके अकॉर्डिंग घूमा, ये क्या है मेरी y इज इक्वल्स टू x लाइन है, और ये क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस x लाइन है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट आता है कि आपके पास एक रोटेशन मैट्रिक्स होती है। ओके, रोटेशन मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग आपके पास स्टैंडर्ड वेक्टर्स होते हैं, और उन स्टैंडर्ड के वेक्टर्स के करेस्पॉन्डिंग आप कुछ वेक्टर्स फॉर्म कर लेते हो। ओके, और उस वेक्टर्स की हेल्प से आप नई जो मैट्रिक्स प्लेन फॉर्म हुआ है, आप उसके वेक्टर्स निकाल सकते हो। ओके, बेसिकली देखा जाए तो काफी ब्रॉड है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक। आप ऐसे कई सारी चीजें देख सकते हो। ये तो हो गया काउंटर क्लॉकवाइज। अगर सिमिलरली अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो इसमें क्या चेंजेस आते, अगर ये एक्स वाई प्लेन ना होके एक एक्स वाई 2 डायमेंशनल ना होके 3 डायमेंशनल होता तो इसमें क्या चेंजेस आते। ओके, बेसिकली सिर्फ आर स्क्वायर पे नहीं, कई सारे प्लेन्स होते हैं हमारे पास, कई सारे डायमेंशन होती है, उनके रिस्पेक्ट में हम काम करते हैं। तो अगर मैं इस पे बात करूं तो यहाँ पर जो रोटेशन मैट्रिक्स का मैंने नाम लिया, रोटेशन मैट्रिक्स क्या होती है, बेसिकली हमारे पास एक प्री डिफाइंड रोटेशन मैट्रिक्स होती है जो कि कुछ ऐसे होती है, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ओके, ये मेरे पास रोटेशन मैट्रिक्स होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको सिर्फ एक्स वाई प्लेन की मैट्रिक्स निकालनी हो, ओके, यानी कि अगर आपको रोटेशन मैट्रिक्स निकालनी है तो कि 45 डिग्री के मूव कर रही है, तो आप क्या करोगे, सिमिलर बस एंगल पुट कर दोगे कि किस एंगल से वो मूव कर रही है, यानी कि cos 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री, और ये है cos 45 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगी, आप इसके एंगल्स की वैल्यू पुट करिए, ये आपके पास रोटेशन मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, ये होती है रोटेशन मैट्रिक्स। सिमिलरली क्लॉकवाइज रोटेशन मैट्रिक्स भी होती है, शायद उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, कई सारी चीजें होती हैं। तो आपको क्या, ये क्या आ गया, मैंने एंगल्स की वैल्यू पुट करी और मेरे पास रोटेशन मैट्रिक्स आ गई। cos 45 कितना होता है, 1/√2। 1/√2। ओके, और sin 45 भी 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2, और ये 1/√2। ये मेरे पास आ गई रोटेशन मैट्रिक्स। ओके, वो मैट्रिक्स, वो एक्स वाई प्लेन जो कि 45 डिग्री से मूव कर रहा है, उसके बाद जो रोटेशन मैट्रिक्स आई वो कुछ ऐसे आई। ओके, तो ये सब चीजें थी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक आज खत्म हो गया। सारी चीजें समझ में आई या नहीं? यस मैम, आई तो है। ओके, बाकी कल हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल हो जब भी हो तब हम शुरू करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ओके यस ओके, देन नेक्स्ट क्लास में मैम, मिलते हैं। लैग बहुत करती है ये, क्या? बहुत लैग करती है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है तो बहुत छूट जाता है ऐसे। क्या लैग कर रहा है? मैम जैसे आप पढ़ा रही ना, तो ये स्क्रीन मतलब पीछे छूट जाती है, आपकी आवाज तो आती रहती है लेकिन स्क्रीन पे नहीं विजुअल होता है ना। ओके, आई विल वेरीफाई दैट, मे बी सम इंटरनेट वाईफाई की प्रॉब्लम हो, शायद वाईफाई फ्लक्चुएट कर रहा हो। आई चेक दैट। यहाँ पर तो वाईफाई नहीं, बीएचयू का वाईफाई है, बहुत स्पीड चलता है। जब मेरा घर का है
लगवा रखा है। लेट्स सी, मैं उसको बोलती हूँ वाईफाई सही कराने बहुत फ्लक्चुएट। को। ओके थैंक यू मैम।